चलिए आइए विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं यण संधि के दूसरे नियम पर। देखिएगा, ध्यान से पढ़िए। यह संधि परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके तीनों नियमों को बारीकी से समझना है। आपको मनोयोग पूर्वक आपको वीडियो को देखना है। देखिए, हमने पहले नियम में देखा कि ई और ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई और ई या में बदल जाते हैं। अब देखिएगा, पहली सीट पर किसका नंबर? ऊ और ऊ का। इसके बाद क्या थे स्वर? असमान स्वर। हमें पता है कि जब ऊ और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तब ऊ और ऊ किस में बदल जाते हैं? उवा में। और ये उवा कैसा होता है मित्रों? आधा। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पर काफी विस्तार से चर्चा की है विद्यार्थियों, इसलिए मुझे ज्यादा यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है, सीधे उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको। देखिए, ये कहां आ गए? पीछे। नियम देखो इसका दूसरा, ऊ ऑब्लिक ऊ किस में बदल जाते हैं? उवा में। और आगे क्या आ जाता है? असमान स्वर। ठीक है विद्यार्थियों? हाँ, उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। एक उदाहरण है मधु, ध्यान देना, प्लस अरी। हम सब जानते हैं कि संधि हमेशा अड़ोसी और पड़ोसी के मध्य में होती है। मिलन हमेशा अड़ोसी और पड़ोसी का होता है। तो देखिएगा, यहां से हमने लिया अड़ोसी को, कहां पर? नीचे। अब इधर आइए, यहां पर हम इसे हलंत देंगे और हलंत देने के बाद इसमें से जो छोटा ऊ है वो निकल करके बाहर आ जाएगा। ये रहा। अब आप देखिएगा, ऊ के बाद में अगर अ आए, मतलब असमान स्वर आता है, तो ऊ किस में बदलता है? उवा में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमें क्या करना है? अब इसमें उवा में ये असमान स्वर अंदर करना है। जैसे ही हम इस असमान स्वर को इसके अंदर करेंगे तो ये वाला हलंत गायब हो जाएगा। अब इसे ऊपर लाइए आप, ये आ गया। ये है व्यंजन, ये है व्यंजन। व्यंजन व्यंजन में जाएगा नहीं, मैंने आपको पहले बता रखा है, कभी समान लिंग में आकर्षण नहीं होता है। आकर्षण, खिंचाव वही होता है जहां पर लिंग अलग अलग होते हैं। ये दोनों ही व्यंजन हैं, एक दूसरे में नहीं आएंगे। ये आधा है, आधा ही रहेगा। लेकिन आधा लिखने का तरीका है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अच्छी तरह से बता भी दिया है। इसे हम आधा करेंगे कैसे? खड़ी पाई की एक तरफ है, देखिएगा गौर से। तो आधा करने के लिए खड़ी पाई को हटा देंगे। क्या बना? मधुवरी। मधुबरी क्या होता है? मधुबरी का अर्थ, मधु का अर्थ होता है, एक राक्षस था मधु, कैटव, ये दोनों भाई थे। इनमें से मधु बड़ा था और कैटव छोटा था। इनका संहार रक अरे, यहां पर अभी शब्द अरी था, उसका अर्थ होता है दुश्मन या शत्रु। तो मधु नाम का जो राक्षस था उसके दुश्मन या शत्रु कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही मधु नामक दैत्य का संहार किया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है मधुबरी। देखिए, आज की दुनिया बड़ी विचित्र है। हमारी वेशभूषा में निरंतर परिवर्तन आता जा रहा है। अगर इस कलयुग में, आधुनिक समय में, कोई धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुशासन से कहे कि दुशासन तू बंबई जा, और बंबई जाकर किसी द्रौपदी के चीर हरा करके ला, तो भाई साहब दुशासन मत्था ठोक लेगा।
देखो कैसे कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि चीरी खींचने को यदि दुशासन आ गया तो आधुनिक नारी देख मन पछताएगा। कि चीरी खींचने को यदि दुशासन आ गया तो आधुनिक नारी देख मन पछताएगा। और नारी ने जो फैशन में वस्त्र खुद दीने फेंक, कि नारी ने जो फैशन में वस्त्र खुद दीने फेंक, मारे शर्म के दुशासन ही मर जाएगा। कि काना आज जाके किस किस का बड़ा है चीर, कि काना आज जाके किस किस का बड़ा है चीर, तन पहना वस्त्र एक चिथड़ा भी पाएगा। और चीर खींचने को जब चीर ही ना होगा तन, कि चीर खींचने को जब चीर ही ना होगा तन, तो बोली ये दुशासन क्या झुनझुना बजाएगा। हमारी वेशभूषा पाश्चात्य संस्कृति से निरंतर खराब होती जा रही है। गरीब बेचारा फिर भी पूरे कपड़े पहनता है, लेकिन अमीर आजकल अर्धनग्न अवस्था में घूम रहे हैं। क्या हमारी संस्कृति इन सारी चीजों को अलाउ करती है? क्या हमें परमिशन देती है? कदापि नहीं। हमें पाश्चात्य संस्कृति के रंग में कभी नहीं रंगना चाहिए। हमें पुनः अपने वेदों की तरफ, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति की तरफ लौट करके आना चाहिए, क्योंकि दुनिया हमारा अनुकरण कर रही है और हम दुनिया का अनुकरण कर रहे हैं। कितनी विचित्र विडंबनाएं हैं। देखिए अगला उदाहरण देखते हैं। ये है तनु और ये है अंगी। ये है तनु, ये है अंगी। तनु का अर्थ होता है दुबले पतले या दुबला पतला, कृस छरेरा। और अंगी का मतलब होता है शरीर वाली। छरेरे शरीर या बदन वाली स्त्री को कहते हैं। क्या देखिए बना करके, यहां से हमने क्या लिया आ, यहां हलंत देंगे। हलंत देने के बाद क्या आएगा ऊ के बाद कैसा स्वर? असमान स्वर। और ऊ के बाद जब असमान स्वर आता है तो हम सबको पता है कि ऊ वा में बदलता है, पता है ना। अब वा को पूरा कौन करेगा? आगे आने वाला असमान स्वर। तो इस असमान स्वर को इसके अंदर कर दो। जैसे ही अंदर आएगा नीचे से हलंत गाय। अब इस वा को यहां पर लाइए, कितना सरल है। ये व्यंजन एक दूसरे में जाएंगे नहीं, ये आधा है, आधा ही रहेगा। लेकिन आधा लिखने का तरीका वही, खड़ी पाई को हटा दो, क्या बना? तन वंगी। अब ये बिंदी को देखिएगा आप, ये बिंदी किसके ऊपर थी? आ के ऊपर। अब ये आ कहाँ है? इस वा के अंदर। तो ये जो बिंदी है ये वा के ऊपर आएगी ना? बिल्कुल आएगी। क्या बना? तन वंगी, छरहरे या दुबले पतले शरीर वाली। और उदाहरण देखते हैं। देखो ये है धनु, ये है आकार। संधि वही अड़ोसी पड़ोसी का मेल है, इन दोनों के बीच का ही खेल है। इसलिए आपको इसे गहराई से और बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर एक बार आपकी समझ में आ गया तो फिर कभी आप भुला नहीं पाओगे। ध्यान देते चलिए। यहां से हमने क्या लिया? आ। कोई दिक्कत? ये वाला जो आ यहां था हमने उठा करके नीचे ले लिया। इतने में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। अब यहां देखिए, यहां से हमने हलंत दिया और हलंत दे करके नास कैसे क्या लिया? ऊ के बाद कैसा स्वर? असमान स्वर। जब ऊ के बाद असमान स्वर होता है तो पता है ना आपको, ऊ किस में बदलता है? वा में। ये वा कैसा है? आधा। इसकी कौन हटाएगा? बाधा। ये जो नीचे बाधा है इसको कौन हटाएगा? आगे आने वाला असमान स्वर। तो ये असमान स्वर इसके अंदर आएगा और जैसे ही इसके अंदर आएगा तो इसकी बाधा हटेगी। ये हलंत और बड़े या की क्या लग जाएगी? मात्रा। बड़े या की मात्रा क्या होती है? एक डंडा।
ठीक है। अब इसे ऊपर लाओ, व्यंजन व्यंजन है, ये आधा है, आधा ही रहेगा। हलंत हटा दो, खड़ी पाई को भी हटा दो। क्या बना? धनुवाकार। धनु का अर्थ होता है धनुष, और आकार का मतलब आकार, आकृति। धनुष जैसी आकृति वाला, जिसे क्या कहते हैं? धनुवाकार। देखिए ना, अगला उदाहरण बड़ा सुंदर है। ये है धनु, ये है ई। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान दो। यहां से हमने ई को नीचे लिया, कुछ बचा ही नहीं। टेंशन मत लो कुछ बचा है कि नहीं बचा है, जाना दो, हमें कोई मतलब नहीं बच रहा है कि नहीं बच रहा है। हमें तो अड़ोसी पड़ोसी को ही देखना है बस। अगर अड़ोसी अकेला ही है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। यहां से हमने हलंत दिया और यहां से क्या लिया? ऊ। ऊ के बाद असमान स्वर, सभी को पता है ऊ किस में जाएगा? उवा में। अब इस वा को पूरा कौन करेगा? आगे आने वाला असमान स्वर। तो नीचे से हलंत गायब हो गई और वा पर क्या लग जाएगी? बड़ी की मात्रा। और बड़ी की मात्रा कैसे लगती है आप सभी को जानते हैं, ये ऐसे उवी। अब इस उवी को यहां लगाइए आप, ठीक है। दोनों व्यंजन है, ये आधा रहेगा। क्या बना? धनुवी। क्या अर्थ होता है धनुवी का? धनु का मतलब धनुष, ई मीन्स चलाने वाला। धनुष चलाने वाला धनवी कहलाता है। जिसके पास धनुष है वह धनवी है, धनवी। अगले उदाहरण और देखते हैं कुछ। आगे जो उदाहरण आ रहे हैं आपकी शुद्धि और अशुद्धि की दृष्टि से, संधियों की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्व रखते हैं, इसलिए इन पर खास ध्यान देना है आपको। ध्यान भटकना नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखें, नहीं तो आप यहां पर अटक जाओगे। देखो, एक शब्द है, कुछ हमने देखा है, गांवों में देखा है। क्या देखा है कि जब शादी विवाह का समारोह हो, शादी विवाह का जो अवसर है जैसे जैसे नजदीक आता है, उससे पूर्व लड़कियां कुछ आर्टिफिशियल चीजें बनाती हैं ससुराल के लिए। कुछ दरवाजे पर टांगने के लिए मेटी बोलते हैं कि नेटी बोलते हैं, ये इतना मुझे पता नहीं है, लंबी सी बनाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वही। तो उस पर वो क्या लिखती हैं वो मैं बताऊंगा। जब बारात आती है तब भी हम उससे क्या होती है, सफेद सफेद पाउडर, उससे लिख देते हैं। क्या लिखते हैं देखो, सुस्वागतम। कई कई एलईडी लाइट्स में भी मैंने ये वाला शब्द लिखा हुआ देखा है। मित्रों, क्या यह शब्द सही है? क्या यह शब्द शुद्ध है? कभी आपने सोचा? फुर्सत हो तब ना सोचोगे आप। देखिएगा यह शब्द शुद्ध है क्या शुद्ध है। देखिएगा ये उपसर्ग लगा हुआ है, इसे अलग कीजिए। अब शब्द बचता है हमारे पास स्वागतम। ध्यान देते चलें साथ ही साथ, और समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब यहां देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद बड़ा सरल होता है इसका। ये कितना सरल होता है देखिए, वा पर हलंत लगाइए आप। जैसे ही वा पर हलंत लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वा पर ही हलंत क्यों लगाएंगे? वा पर हलंत हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो असमान स्वर है वो वा के अंदर ही तो आता है, हमने अभी तक देखा है। तो वा पर हमने हलंत लगाया तो इधर ये आ और आगे गतम, ये आगतम शब्द तो इधर निकल आया। अब इधर बचा ये व। अब हमें पता है कि वह किससे बनता है, या तो छोटे ऊ से बनता है या बड़े ऊ से बनता है। अब हमें ये वाला शब्द इस सा पर लगा करके देखना है। तो देखिएगा शब्द क्या है, एक सु। आप किसी का स्वागत कर रहे हैं कि सुसुआगतम कर रहे हैं? क्या है ये? सुसु आगतम। कितना विचित्र शब्द लिख देते हैं, कितना विचित्र शब्द बनाते हैं।
हिंदी व्याकरण का नियम कहता है कि किसी भी शब्द में एक जैसा अर्थ देने वाले या एक जैसा अर्थ रखने वाले दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं होगा। ये दोनों ही एक हैं और एक ही अर्थ है, तो ये वाला शब्द गलत हुआ। सुस्वागतम नहीं हो सकता, स्वागतम हो सकता है। ठीक है, आपका जो आगमन है वह हमारे लिए अत्यंत शुभ है, अच्छा है, यह अर्थ होता है स्वागतम का। देखिए, ये वाले शब्द को अपनी मेमोरी में डिलीट करें और देख लें शब्द कौन सा सही है। एक शब्द और है जिसे अक्सर विद्यार्थियों को छोड़ो लगभग 99.99% अध्यापक भी गलत लिखते हैं और गलत ही बोलते हैं। देखो कौन सा है, ये है स्वास्तिक। यह एक चिन्ह होता है, चिन्ह जिसे हम अक्सर अपने दरवाजों पर बनाते हैं किसी विशेष पर्व या त्योहार के अवसर पर। कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा स्वास्तिक चिन्ह है कौन सा होता है। देखिएगा, ये है, इसे बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह। क्या इसे हम स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं? अभी देख लेना। देखिए, इस शब्द का अर्थ होता है एक मांगलिक चिन्ह, शुभ करने वाला एक चिन्ह। तो क्या इसका अर्थ निकलता है? देखो, सु प्लस यहां पर अलंत दिया तो आस्तिक। अब अर्थ देखना भाई इसका, सु बोले तो अच्छी तरह से और आस्तिक बोले तो भगवान में आस्था रखने वाला। क्या यह अर्थ होता है इसका? अरे यह अर्थ कदापि नहीं होता इसका। इसका अर्थ होता है शुभ सूचक, मांगलिक चिन्ह, साइन, संकेत, ये अर्थ होता है, ना कि इसका ये कि भगवान में अच्छी तरह से आस्था रखने वाला स्वास्तिक नहीं। क्या होता है फिर गुरुजी, इसका शुद्ध रूप क्या होता है वो देखिएगा। हाँ, शुद्ध होता है सु प्लस आस्तिक। क्या बनेगा, बना करके देखिए। यहां से हमने क्या लिया, आ, यहां हमने हलंत दिया और हलंत देने के बाद क्या लिया, ऊ के बाद असमान स्वर पता है सभी को, ऊ किस में बदलेगा, वा में। वा के अंदर ये आएगा, हलंत गायब हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं। अब इसे यहां पर लाइएगा, वा को। दोनों व्यंजन हैं, एक दूसरे में जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं। जबरदस्ती करोगे तो क्या पता है क्या हो जाएगा। इसलिए ये आधा रहेगा और आधा लिखने का तरीका भी हम पर आता है। ये स्वास्तिक ना होकर के स्वस्तिक चिन्ह होता है। स्वस्तिक, एक बार और सुनो, स्वस्तिक ये चिन्ह है। ये सु मतलब शुभ, अच्छा, आस्त माने है और का मीन्स करने वाला। शुभ सूचक, शुभ करने वाला एक मांगलिक संकेत। ठीक है, तो ये स्वास्तिक ना होकर के स्वस्तिक होता है विद्यार्थियों। आशा है आप इसे अच्छी तरह से याद रखोगे। अगला उदाहरण ये है मनु प्लस अंतर। यहां से क्या लिया, आ, यहां हलंत दिया और यहां से क्या लिया, ऊ के बाद असमान स्वर ऊ किस में गया, वा में। वा के अंदर आया आ, वह पूरा। इसे यहां पर लाइए। अब आप देखिएगा, यह बिंदी किसके ऊपर लगी थी, आ के ऊपर, और ये आ किस में है, वा में। तो इस बिंदी को भी वा के ऊपर कर दीजिएगा और इसे आधा कर दीजिए। क्या बनेगा, मनवंतर। क्या बनेगा, मनवंतर। एक मनु से दूसरे मनु के बीच का जो अंतर है वह मनवंतर कहलाता है।
देखिए विद्यार्थियों, अब तक हमने शब्दों को जोड़ना सीखा। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जिनमें हम शब्दों को तोड़ना सीखेंगे। अधिकांशतः विद्यार्थियों को शब्द को तोड़ने में अर्थात संधि विच्छेद करने में ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे से पढ़े हुए विद्यार्थियों को संधि को छोड़िएगा, हिंदी व्याकरण के किसी भी प्रकरण में किसी भी समस्या का सामना करना पड़े। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूं कि एनीबडी डाउट को विदाउट हेजिटेशन के प्लीज टेल मी, कमेंट कर दीजिए। कोई डाउट है, कोई शक है, कोई संदेह है तो बेझिझक होकर के आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट छोड़िए। जहां पर भी आपको समस्या आ रही है हम उस समस्या का समाधान करेंगे। सुनिए कि एनीबडी डाउट को विदाउट हेजिटेशन के प्लीज टेल मी, कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर शेयर भी करना है। हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि वीडियो को लाइक कर शेयर भी करना है। हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान दीजिए अगली पंक्तियों पर कि पाखंडी नर हर वस्तु है कलयुग में, कि पाखंडी नर हर वस्तु है कलयुग में, देखते ही नैन बेचैन मत कीजिए, और मम मेधा मझार मनु मन में मनन कर, मंद मंद मंजू मकबूल मत लीजिए। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, इसमें लोग बाग दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं। ऐसे इंसानों से हमें दूर रहना है जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं। मम मेधा मजार, मेधा का मतलब होता है बुद्धि, अपनी बुद्धि से काम लीजिए। मम मेधा मजार मनु मन में मनन कर, उसके बाद थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए। तत्पश्चात धीरे धीरे मंद मंद मंजो सुंदर मकबूल उचित मत निर्णय लीजिए। उसके तत्पश्चात आपको धीरे धीरे अपनी बुद्धि पर जोर डालते हुए चिंतन मनन करते हुए उचित और सही निर्णय लेना है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। देखिए एक बार मैं पुनः सुना देता हूं कि एनीबडी डाउट को विदाउट हेजिटेशन के प्लीज टेल मी, कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर शेयर भी करना है। हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पाखंडी नर हर वस्तु है कलयुग में, देखते ही नैन बेचैन मत कीजिए, मम मेधा मझार मनु मन में मनन कर, मंद मंद मंजू मकबूल मत लीजिए। आशा करता हूं मेरी कही हुई बातों पर आप ध्यान देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वो लोग सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को जैसे ही प्रेस करेंगे 3 बेल आइकन और आएंगे, फिर ऑल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद हमारी जितनी भी वीडियो आगे हम डालने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। अगला उदाहरण देख लेते हैं विद्यार्थियों, बड़ा सुंदर उदाहरण है, देखिएगा। ये है वेणवीस। क्या अर्थ होता है इसका, क्या संधि विच्छेद होगा? देखिए यहां पर हलंत लगाएंगे तो इसमें से ईस निकलेगा इधर। अब ये वे, ये अणा आधा, अब बचा हुआ। हमें पता है हुआ का निर्माण या तो छोटे ऊ से हुआ होगा या बड़े ऊ से हुआ होगा। लगा करके देखिएगा, छोटा वेणु प्लस ईस। क्या अर्थ होता है वेणु का? वेणु का अर्थ होता है मुरली, वंशी, और ईस का मतलब होता है मालिक या स्वामी। कुल मिलाकर के अर्थ आया वंशी को बजाने वाला या मुरली बजाने वाला, मुरलीधर। इसका अर्थ जाता है भगवान श्री कृष्ण के पास। वेणवीस भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण वही थे जिन्होंने द्वाचारी कौरवों के मध्य में एक लुटती उजड़ती हुई अबला की आबरू को बचाया था, उसके चीर को बढ़ाया था। विद्यार्थियों
एक वो जमाना था और एक आज का जमाना है। आज के जमाने में चीर खींचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, कुछ है ही नहीं। अगर आज धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुशासन से कहे कि दुशासन तू बंबई जा, और बंबई जाकर किसी द्रौपदी का चीर हरण करके ला, तो भाई साहब मैं सच बताता हूं दुशासन अपना मत्था ठोक लेगा, खींचे क्या, है ही नहीं। देखिएगा, मैं ब्रजेंद्र चकोर की कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख रखता हूं। देखो कि चीर खींचने को यदि दुशासन आ गया तो आधुनिक नारी देख मन पछताएगा। कि चीर खींचने को यदि दुशासन आ गया तो आधुनिक नारी देख मन पछताएगा। और नारी ने जो खुद वस्त्र फैशन में दीने फेंक, मारे शर्म के दुशासन ही मर जाएगा। और काना आज जाके किस किस का बड़ा है चीर, कि काना आज जाके किस किस का बड़ा है चीर, तन पे ना वस्त्र एक चिथड़ा भी पाएगा। और चीर खींचने को जब चीर ही ना होगा पास, कि चीर खींचने को जब चीर ही ना होगा पास, तो बोलिए दुशासन क्या झुंझुना बजाएगा। ये हालत है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या यह वही भूमि है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया? क्या वही भूमि है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया? क्या यह वही भूमि है जिसमें आधुनिक युग में अच्छे अच्छे समाज सुधारक पैदा हुए, महान विभूतियों ने जन्म लिया? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद सरस्वती जैसी महान विभूतियों ने यहाँ पर जन्म लिया, इस पावन पवित्र भूमि पर जन्म लिया। क्या यह वही है? देखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और यह जो वेशभूषा आई है ना, ये सब की सब पाश्चात्य संस्कृति की देन है। हम अपनी सभ्यता, तहजीब, संस्कृति सबको भुला बैठे। अगर हमने महर्षि दयानंद सरस्वती की बातों पर ध्यान दिया होता तो शायद हमें आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा व्यवस्था पर बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। क्या लिखी हैं देखिएगा, अगर वो शिक्षा व्यवस्था हमने आज अपनाई होती तो आज हमारा देश कहीं से कहीं होता, निर्भया जैसे गैंग रेप कभी नहीं होते। देखिए क्या लिखा उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में, उठा करके देखिएगा। 1875 में इसकी रचना उदयपुर में की स्वामी जी ने, कि पुत्री पुत्रों का पढ़ना स्वामी दयानंद ने बतलाया। पुत्री पुत्रों का पढ़ना स्वामी दयानंद ने बतलाया, और एक एक योजन की दूरी पर विद्यालय जावे बनवाया। क्या व्यवस्था की उन्होंने? और 5 बरस का लड़का भी लड़कियों में ना जाने पाए, और 5 बरस की लड़की भी लड़कों के अंदर ना आए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अब नौजवान लड़की लड़का सब रद्दम गद्दा पड़ रहा है। हमने कहा तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की कर रहा है। ये हालत है साहब, हम कहां से कहां पहुंच गए। हमने अपनी सभ्यता संस्कृति का चोगा उतार करके पाश्चात्य संस्कृति का चोगा धारण कर लिया। चलिए, भाषण देने के लिए तो बहुत सारे हैं, हम आगे लेकर के चलते हैं आपको। ये शब्द है, देखिएगा कितना सुंदर शब्द है, गुरुविणी। एक शब्द है शिशुवंग। इन उदाहरणों को पहले संधि विच्छेद करते हैं, इनको तोड़ते हैं, उसके बाद हम कुछ और उदाहरण आपके सम्मुख रखेंगे। देखिएगा क्या करना है, वहां पर हलंत लगाना है। जैसे ही हलंत लगाएंगे ये ई निकल आएगी और इधर वाला पोर्शन ये। अब ये अणा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के प्रथम नियम में। इधर ई नहीं होगा। इधर आप ये गु को नीचे यहां उतार दीजिए और ये ऊपर रा है,
अब आपको ध्यान देना है कौवा किससे बनता है, छोटे ऊ से या बड़े ऊ से। गुरु पर छोटे ऊ की मात्रा लगती है या बड़े ऊ की मात्रा लगती है, तो हमें पता है कि गुरु पर सदैव छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं मित्रों, बड़े ऊ की अगर मात्रा लगानी तो इसमें थोड़ी सी ऐसे करके घुंडी लगानी पड़ेगी। अगर घुंडी लगी हुई है तो बड़े ऊ की मात्रा है, अगर बिना घुंडी के है तो छोटे ऊ की मात्रा है। बस इतना सा अंतर है, ये आपको समझना है। ठीक है, गुरु प्लस इनी, हम जिस गुरु से पढ़े हुए हैं उस गुरु की पत्नी को गुरुविणी कहते हैं। गुरु माता कहें तो गुरु माता भी कह सकते हैं, या गुरु की पत्नी, कुछ भी कहो उसे। अब ये ना, ये जो णा है, ये णा का ना कैसे हो गया, तो आपको ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो मेरे साथ बने रहिएगा। ये णा का ना कैसे हो गया या ना णा में कब बदल जाता है, ये आगे हम बताएंगे। ठीक है, ये उदाहरण देखो, यहां पर हलंत लगाएंगे तो इसमें से आ और ये अंग, इधर ये सी को आगे यूं उतार दीजिएगा, ये सा उतारिए, हलंत लगाइए। अब बच्चा हमारे पास हुआ, हुआ किससे बनता है, या छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा। तो बड़ा ऊ लगा कर देखिए, क्या ये शब्द होता है शिशु? नहीं होता, शिशु होता है। शिशु, सुसु, जो हर किसी पर सुसु कर दे, उसे बोध ही ना हो कि मैं क्या कर रहा हूं, चाहे भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो। अगर उनके पास शिशु होगा तो वो नहीं देखेगा, बोले ये हमारे देश के सबसे उच्च पद पर पदस्थ सर्वोच्च नेता हैं। शिशु, हर किसी पर शिशु कर देने वाला, मतलब अबोध बालक, जिसे शिशु कहा जाता है। और शिशु के अंग कोमल कोमल अंग, जिन्हें शिशुअंग कहा जाता है। अगले उदाहरण और देख लेते हैं, देखिएगा, ये है परमाणु वस्त्र। कुछ नहीं करना, यहां पर हलंत लगाना है, इधर आ जाएगा अस्त्र। आपको लग रहा होगा वस्त्र, पूरा शब्द नहीं है, पूरा शब्द हलंत लगाएंगे। इधर देखिए पर, अब वाक किससे बना होगा, छोटे ऊ से या बड़े ऊ से, छोटे ऊ से बना। परमाणु प्लस अस्त्र बराबर परमाणु अस्त्र। और उदाहरण, प्रविक्षा, हलंत लगाएंगे यहां पर, इधर आ जाएगा। ये शब्द ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। ठीक है, ये हलंत लगाइएगा और इधर ये प्र उतारिए, ये भ को उतारिए। अब आप देखिएगा कि वह किससे बना है, छोटे से का बड़े से, छोटे से। प्रभु प्लस इच्छा, प्रभु की इच्छा। ठीक है, एक उदाहरण मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। मैं देखता हूं कि आप कितने सीखे, कितना नहीं सीखे। कमेंट बॉक्स में उसका सही संधि विच्छेद करके अवश्य लिखें। देखिए, अन्वेषी, ये शब्द है। इस शब्द का संधि विच्छेद करके आप कमेंट। देखिए विद्यार्थियों, अब मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरणों की तरफ लेकर के चलता हूं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनका संधि विच्छेद हम किस तरीका से करें। आपको विशेष ध्यान देना है। उदाहरण ही कुछ ऐसे हैं कि दो तरीका से संधि विच्छेद हो जाएगा, लेकिन संधि विच्छेद हमें कौन सा करना है वो ज्यादा महत्व रखता है। परीक्षा की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है वो ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए आपको जहां कहीं भी आपका दिमाग चल रहा है, रनिंग कर रहा है, वहां से कृपया करके उसे कुछ समय के लिए वीडियो की तरफ लेकर के आइए और यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैं जो बताने जा रहा हूँ शायद ही वो आपको कोई बताए। ध्यान दो, देखो उदाहरण है स्वाधीन। मैं अभी आपको बताऊंगा और आप भी कहने लगोगे कि हाँ बिल्कुल सही है। एक उदाहरण होता है स्वेच्छा।
और उदाहरण है स्वार्थ। ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं। अभी मैंने आपको स्वागत का उदाहरण दिया था। ये चलो इतने मैंने लिखी, अभी मैं और लिखूंगा। इन पर ध्यान देना। इनका संधि विच्छेद दो तरीका से हो सकता है। देखिएगा, एक तो इसका संधि विच्छेद यण संधि से हो सकता है, और एक इसका संधि विच्छेद आपने ध्यान से पढ़ा हो तो दीर्घ संधि से हो सकता है। अब हमें दीर्घ संधि से करना है कि यण संधि से करना है, वो देखना है सही कौन सा है। देखिए, पहले तो हमें इस शब्द के अर्थ को पहचानना होगा, इस शब्द के अर्थ को जानना होगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। और जैसे ही इस शब्द का अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा, उसके तत्पश्चात, उसके बाद आपको यह देखना है कि यह अर्थ किस संधि विच्छेद से आ रहा है। दीर्घ संधि के संधि विच्छेद से आ रहा है या यण संधि के संधि विच्छेद से आ रहा है। जिससे आएगा वही संधि सही होगी। देखिए, अगर इसका हम यण संधि से संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस, यहां पर हलंत देंगे तो आधीन। अधिकांशतः विद्यार्थी ऐसे ही कर देते हैं, सु प्लस आधीन, उनका दोष नहीं है। अब स्वाधीन का अर्थ होता है अपने अधीन, खुद के अधीन। अब हमें अपने अधीन या खुद के अधीन का अर्थ लेकर के आना है, तो इससे तो नहीं आने वाला भाई। सु का अर्थ होता है अच्छा, और आधीन कुछ होता नहीं है, अधीन होता है। तो देखिएगा इसका दूसरा संधि विच्छेद क्या होगा। ये तो गलत है, ये नहीं होगा। फिर क्या होगा, देखिए इसका संधि विच्छेद फिर हम ऐसे करके देखेंगे, स्व प्लस अधीन। दो ध्यान, यहां से हमने आ को नीचे लिया, यहां हलंत दिया और यहां से आ को नीचे। आ के बाद आ आता है तो आपको पता होगा आ बनता है, बना स्वाधीन। स्व इसका अर्थ होता है खुद, स्वयं। वो अधीन मीन्स अधीन, खुद के अधीन। हम खुद के अधीन कब है, 15 अगस्त 1947। उससे पहले क्या थे, पराधीन थे, हम दूसरों के अधीन थे। ये अब अगले उदाहरण पर आइएगा। इसमें दीर्घ संधि नहीं है, इसमें देखिएगा इसका संधि विच्छेद दो तरीका से होगा। किससे, एक तो गुण संधि से होगा और एक यण संधि से होगा। और स्वेच्छा का अर्थ होता है अपनी इच्छा। मैंने कहा वह स्वेच्छा से चली गई, तो वह अपनी इच्छा से चली गई या अच्छी इच्छा से चली गई। देखिएगा क्या होता है। अगर हम इसका संधि विच्छेद यण संधि से करते हैं तो फिर यहां पर हलंत लगाएंगे और छोटी ए और इच्छा, और इधर आएगा सु। क्या सही है, बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। क्योंकि सु प्लस इच्छा, इच्छा कुछ होता नहीं है। फिर हमें इसे गुण संधि से करना है। देखो कैसे, हमें अर्थ लेके आना है अपनी इच्छा। तो ये आ गया स्व और ये आ गया इच्छा। हमें पता है कि आ के बाद ई आती है तो ए बनता है। गुण संधि का प्रथम नियम हमें ये सारी जानकारी देता है जो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ध्यान दिया है, अच्छी तरह से संधियों को समझा, तो कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट होने वाला नहीं है। और आगे वाले उदाहरण पर ध्यान दें। स्वार्थ का मतलब क्या होता है, स्वार्थ का केवल अपना ही भला चाहना, दूसरों का बुरा सोचना, मुझे ही मिलता रहे। देखिए वही अर्थ आना चाहिए। कैसे आएगा, दीर्घ संधि से आ जाएगा, स्व प्लस अर्थ। अर्थ के कई अर्थ होते हैं, धन दौलत संपदा, और स्व खुद ही खुद चाहे, वही है स्वार्थ। और कहा भी है मानस में तुलसीदास ने कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब की यही नीति। ये है साहब, स्वार्थ के वशीभूत मत होइए,
थोड़े से परमार्थ के भी काम कीजिए, जिससे आपके इस लोक को छोड़ करके गोलोक सुधर जाए, नहीं तो फिर आप पछताओगे। मैं आपको एक चलते चलते एक बात कह देता हूँ कि दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, दुखिया तुझे दुआ देगा, और रोतों को देख हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा। ये ध्यान देना। तो ये है। अब स्वागत का देखते हैं क्या होता है। अब इसका स्वागत यहां लेते हैं। स्वागत क्या ऐसे हो सकता है? हाँ, शब्द तो स्वागत ही बन जाएगा संधि से, दीर्घ संधि से, लेकिन क्या ये सही है वो देखना है। वो हम कैसे देखेंगे? स्वागत का अर्थ पता होना चाहिए। स्वागत का अर्थ होता है शुभ आगमन। अब शुभ आगमन संधि विच्छेद करके हमें दोनों टुकड़ों से अर्थ लेकर के आना है। अगर आ जाएगा तो फिर सही है। ये स्व मतलब खुद, आगत मतलब आना, खुद आना। क्या ये अर्थ होता है स्वागत का? कदापि नहीं होता। तो फिर यण संधि से संधि विच्छेद कीजिए इसका। अभी मैं आपको टिक में बता दूंगा। ये सु प्लस आगत, शुभ आगमन, ये है। और देखिए अभी मैंने वो दिया था स्वस्तिक का, और देखिए एक और उदाहरण है स्वच्छ, एक उदाहरण है स्वस्थ। देखिए क्या संधि विच्छेद होगा इनका, संधि विच्छेद है भी या नहीं है। देखो यहां हम अब दीर्घ संधि से तो नहीं कर सकते, और ये शब्द ऐसा भी नहीं होता है। यण संधि से होगा, यहां पर हलंत लगाएंगे तो यहां से अच्छ बाहर आएगा। अच्छ का अर्थ होता है अच्छा, और ये है सु। सु मतलब ये भी अच्छा, अच्छे से भी अच्छा, जिसे बोलते हैं स्वच्छ, साफ से भी ज्यादा साफ। स्वस्थ, इसमें कोई संधि नहीं है। स्व प्लस स्थ, स्थ का मतलब होता है स्थिर रहने वाला, जो अपने आप में अभी अच्छी तरीका से स्थिर है, कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, वह स्वस्थ है। जब वह खुद अपने आप में स्थित नहीं रह पाता है, कहीं खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, पैर टूट रहा है, तब वो कहाँ है अपने आप में स्थिर? नहीं है ना, तब वह हो जाता है अस्वस्थ। स्वस्थ का क्या अर्थ है? जो अच्छी तरह से अपने आप में स्थिर है, वो है स्वस्थ। अब विद्यार्थियों देखो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी मगजमारी करें, इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट बताओ सर, कैसे करें जल्दी से जल्दी इसका समाधान। तो जल्दी से जल्दी इसका समाधान करने के लिए आपको शब्द का अर्थ देखना है और विचार करना है कि इसका अर्थ अपने लिए आ रहा है या किसी अच्छे काम के लिए आ रहा है। बस इतना सा थोड़ा सा विचार करना है। इन शब्दों का अर्थ, इसी का हमें विचार करना है। तो हमें इस पर विचार करना है कि इस शब्द का अर्थ होता है क्या है, क्या अपने लिए आता है इसका अर्थ, क्या अच्छे के लिए आता है। अगर अपने लिए आएगा तो अपने के लिए प्रयुक्त करते हैं स्व का। स्व का अर्थ होता है स्वयं, खुद, अपने आप। तब तो हमें संधि विच्छेद करना है स्व से, जब अर्थ आए खुद का निकलकर, और जब अर्थ खुद का ना आए बल्कि अच्छे काम के लिए आए, कोई अच्छे के अर्थ में अर्थ आए, तब हम करेंगे सु से, क्योंकि इसका अर्थ होता है अच्छा। बस इतना सा करना है। अगर ऐसे करोगे तो आपकी यण संधि होगी, और अगर ऐसे करते हैं तो कोई भी संधि हो सकती है, दीर्घ संधि भी हो सकती है और गुण संधि भी हो सकती है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए विद्यार्थियों, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस संधि के अंतिम पड़ाव में, तीसरे नियम की तरफ। ध्यान देना, जब री ने देखा कि ए और ई प्रथम स्थान पर बैठ करके पीछे जा चुकी है, फिर देखा कि ओ और उ प्रथम स्थान पर बैठ के
पीछे जा चुके हैं। तब इसका नंबर आया और इसका नंबर आया, तब देखना री के बाद कैसे स्वर, कैसे स्वर है री के बाद? री के बाद हैं सबके सब असमान स्वर, और जब री के बाद कोई असमान स्वर आता है ना, तब री बदल जाती है रा में। री किसमें बदल जाती है? रा में। यहां पर नियम नंबर 3 देखिएगा, री किसमें बदलेगी? रा में, और रा के अंदर क्या आ जाएगा? आगे आने वाला असमान स्वर। छोटा सा नियम है, 2-4 शब्दों के इर्द गिर्द सारे के सारे उदाहरण घूमते हैं और उदाहरण कहीं से आते नहीं हैं। माता, पिता, भाई, इन तीनों के इर्द गिर्द ही सब के सब उदाहरण मिलेंगे। इनके अलावा 2 एकाध उदाहरण हैं, उन्हें मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, और इनके अलावा आपको कहीं कोई उदाहरण दूसरा ढूंढने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक बड़ा विचित्र तरीका का यहाँ पर विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को आपको अच्छी तरीका से समझना है, आप कहीं कन्फ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं आपको बताता चलूंगा, वो ध्यान देना है आपको। देखिए, री के बाद जब असमान स्वर आता है तो री बदल जाती है रा में, और रा के अंदर असमान स्वर आ जाता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से क्लियर करते हैं। देखिए, ये है पिताश्री, पितृ, पितृ का अर्थ होता है पिताजी, और ये है इनकी उदारता। क्या करना है? अड़ोसी पड़ोसी को देखना है। यहां से हमें ऊ को नीचे लिया और यहाँ हमने पिताजी को हलंत दिया। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए और पिताजी ने प्रसन्न होकर के हमें उपहार स्वरूप क्या प्रदान की? री। हमने री को ऊ के बगल में सेट किया, इन दोनों में वार्तालाप हुआ, वार्तालाप होने के बाद इनका मिलाप हुआ, और मिलाप से क्या उत्पन्न हुआ? मिलन से क्या उत्पन्न हुआ? जैसे ही मिलन हुआ तो री बदल गई रा में। क्यों बदल गई? आगे कैसा स्वर है? असमान स्वर। अब अभी इसे यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं एक अजीब प्रकार का विकार सा उत्पन्न होता है, इसे आप थोड़ा सा समझ लें, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। अभी इस असमान स्वर को इसके अंदर ना करें, जैसे हमने पहले और दूसरे नियम में किया है, उसके बाद में करना समझ में आ जाए तो देखिएगा, रा, ये भी याद आ। जब रा वर्ण से पूर्व ता वर्ण हो और वह भी आधा हो, तब क्या होता है? ध्यान दें, हमारी हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्ताक्षर हैं वो कितने हैं? 4। उन 4 संयुक्ताक्षरों में से एक संयुक्त अक्षर है त्र, ये वाला। ये कैसे बनता है पता है आपको? देखिए, पहले क्या होता था कि जब हमें रा को ता में लगाना होता था, जैसे का में लगाते हैं तो ऐसे लगा देते हैं, पा में लगाना होता है तो ऐसे लगाते हैं, दा में लगाना होता है तो ऐसे लगा देते हैं। उसी प्रकार से जब हमने ता में रा को लगाया तो ऐसे लगाया इसको। बताइए कोई दिक्कत है आपको? ता में हमने ऐसे रा को लगाया, धीरे 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 क्या हुआ कि आदमी आलसी होता चला गया। हर किसी में आलस्य दिखाने लगा, आदमी बोलने में आलस्य दिखाने लगा, लिखने में आलस्य दिखाने लगा, जाने में आलस्य दिखाने लगा। उसी प्रकार से यहाँ पर उसने लिखने में आलस्य किया तो इसको थोड़ा सा घटाता गया। इसका अनुमान कैसे हो गया? देखिए, इसको और कम कर दिया उसने, और कम कर दिया, और कम कर दिया, और एक दिन ये बना करके तैयार कर दिया, बन गई त्र आपकी। इस प्रकार से इसका प्रादुर्भाव हुआ त्र का। तो ता और रा ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? त्र। अब ध्यान देना, ता भी आधा था और रा भी आधा था, तो ये भी आधा ही होगा। आ रही है ना बच्चों समझ में? ता भी आधा था, रा भी आधा है, दोनों मिलकर के बने वो भी आधा है। अब देखिएगा, इस आधे को पूरा कौन करेगा? ये जो आगे आ रहा है असमान स्वर, ये असमान स्वर यहां आएगा तो हलंत हट जाएगी और नीचे क्या लग जाएगी? मात्रा। बताइए कोई दिक्कत है? पहले ता और रा को संयुक्त कीजिए, दोनों को मिलाइए
उसके बाद जो असमान स्वर है उसकी मात्रा लगाइए, फिर आपका संधि विच्छेद या संधि सही होगी। ठीक है। पितृ उदारता, पितृ उदारता, पिता की उदारता। देखिएगा और उदाहरण समझते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। 2-4 उदाहरण देखिए। ये है मातृ, मातृ बोला तो माँ, माता जी। और ये है उत्कंठा, यहां से हमने ऊ को नीचे लिया, यहां हमने मम्मी को हलंत दिया, तो यहां से क्या लिया, री। री के बाद असमान स्वर, असमान स्वर आएगा तो री किसमें बदलती है, राम। अभी इसको छोड़ दीजिएगा, यहीं पर रा को ऊपर लाइए। अभी मैंने बताया ता और रा जहां भी आते हैं वो दोनों संयुक्त करके लिखे जाते हैं। संयुक्त रूप क्या होता है इन दोनों का, संयुक्त रूप होता है ये, दोनों आधे थे आधे ही हैं। असमान स्वर को इसके अंदर करेंगे, अंदर करेंगे तो ये हलंत गायब हो जाएगा और शब्द बनेगा मातृत्कंठा, माँ की उत्कंठा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और उदाहरण देखिए। देखिए ये है श्रोत्री, ये है उत्कंठा। ये एक अलग से उदाहरण है, नहीं तो सारे के सारे उदाहरण माँ, बाप और भाई, इन तीनों के इर्द गिर्द मिलेंगे। यहां से हमने ऊ को नीचे लिया, यहां हमने हलंत दिया, यहां से री ली। री के बाद असमान स्वर, री किसमें गई, रा में। इस रा को यहां पर लाइए, दोनों को संयुक्त करके लिखिए, मिला करके लिखिए। और हमें पता है मिला करके ता और रा को कैसे लिखा जाता है, त्रा। ये अब इस ऊ को इसके अंदर करेंगे तो ये बन जाएगा श्रोत्रुत्कंठा। श्रोत्री का अर्थ होता है सुनने, उत्कंठा मतलब उतारे, सुनने की उत्कंठा, सुनने की चाह, जिसे श्रोत्रुत्कंठा बोलते हैं विद्यार्थियों। और उदाहरण देखो, ये है पितृ प्लस आदेश, पिता के द्वारा दिया जाने वाला आदेश। यहां से हमने आ को नीचे लिया, हलंत दिया और यहां से री ली। री के बाद कैसा स्वर, असमान। री के बाद असमान स्वर तो री, रा में। अब इसे यहां पर लाएंगे, त और रा को संयुक्त करके लिखेंगे, मिला करके लिखेंगे। कैसे, ऐसे। फिर इसके अंदर ये आ जाएगा, क्या बनेगा, पित्रादेश। क्या बनेगा, पित्रादेश, पिता के द्वारा दिया गया आदेश। ये है देखिएगा पितृ प्लस उपदेश। इस शब्द को आप ढंग से बनाना सीखें। यहां से हमने क्या लिया, ऊ, यहां हलंत दिया, यहां से क्या लिया, री। ध्यान देना इस शब्द पर, फिर मत कहना। री के बाद असमान स्वर, रा में, ऊ इसके अंदर आएगा, अभी नहीं, इसे पहले यहां पर लाइए, दोनों को संयुक्त कीजिए और संयुक्त करके ऐसे बनाइए, प्रभु की मात्रा लगाइए। पित्रोपदेश, लोग वाक्य क्या बना देते इसको, पित्रोपदेश, जो शब्द शुद्धि की दृष्टि से गलत है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये शब्द बिल्कुल गलत है, ये है सही। संधि और शब्द शुद्धि की दृष्टि ये बनेगा पित्रोपदेश, ना कि पित्रोपदेश। विद्यार्थियों इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। बस ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। अब देखिए एक है उदाहरण, ये मातृ प्लस आदेश। क्या बनेगा, यहां से हमने आ को नीचे लिया, यहां हलंत दिया और हलंत देने के बाद री के बाद असमान स्वर रा, दोनों को संयुक्त करके लिखेंगे तो त्र बन जाएगा। और त्र में
बढ़िया की मात्रा आएगी तो क्या हो जाएगा, मात्रादेश। अब मात्रादेश शब्द को देख करके लोग बाग इसका संधि विच्छेद ऐसे कर बैठते हैं, मात्र प्लस उपदेश, जो बिल्कुल गलत है। मात्र प्लस उपदेश, केवल उपदेश नहीं है, मात्र का अर्थ होता है केवल, केवल उपदेश अर्थ नहीं है इसका, मात्रा उपदेश नहीं, ये आदेश, सॉरी, मात्र आदेश नहीं है, केवल आदेश नहीं है। ये आदेश किसका है, मां का है, तो फिर मात्र नहीं होगा, मात्र ही होगा। ठीक है, ऐसे करना। विद्यार्थियों, मैं ज्यादा टाइम आपका जाया ना करके मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूं। देखिएगा, ये पितृ, ये मातृ, ये भ्रातृ, ये 3 शब्द हैं, और इन तीनों शब्दों के आगे ये वाले शब्द आपको जुड़े हुए मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, देखिए, कभी कभी आदेश मिलेगा, ठीक है, कभी कभी इच्छा मिलेगा, आज्ञा मिलेगा, उपदेश और अनुमति और आनंद। अब देखिए कैसे बनते हैं। पितृ के सामने इच्छा आई तो पितृच्छा, पितृच्छा, पितृच्छा नहीं पितृच्छा। मातृ के सामने इच्छा आई तो मातृच्छा, भाई के सामने इच्छा आई तो भ्रातृच्छा, पितृ के सामने उपदेश आया तो पितृपदेश, अनुमति आई तो पितृअनुमति, आनंद आया तो पित्रानंद। इसी प्रकार से इन सारे शब्दों का निर्माण होता है, और यही शब्द है मात्रा। ठीक है, अगर इस शब्द के अंदर इन सभी को लगाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 3 18, 18 बन जाएंगे। आप बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल इतना ही आपको समझना है, इन शब्दों पर आपको ध्यान देना है। ये मातृ के सामने इच्छा आएगी तो मातृ इच्छा नहीं बनेगा। लोग बाग बोलने के लिए मातृ इच्छा बोलते हैं, नहीं, इसे पितृच्छा बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये शब्द दोनों गलत हैं। क्या बनेगा, ये मातृच्छा बनेगा, मातृच्छा, ये पितृच्छा। ठीक है, इसी प्रकार से पितृ के सामने अनुमति आएगी तो पित्रानुमति नहीं बनेगा, पित्रानुमति। और मातृ के सामने अनुमति आएगी तो मातृअनुमति, मात्र अनुमति। ये तो आपको ये ध्यान देना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से डिसीजन लेना है। जल्दबाजी ऐसी काहे दिन की जो आपके प्रश्न को गलत करा दे। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि यण संधि के तीनों नियम अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। टेक केयर।